Okay, so in the previous class, we were doing naive Bayes algorithm, and lot of things we have discussed about naive Bayes, including the example numerical. Also, we did over naive Bayes. Coding also we have seen over naive Bayes. Okay, using it. Fine. And what a naive Bayes algorithm is, let me recall you some points about NB. So naive Bayes algorithm is based upon Bayes theorem. Okay, Bayes theorem, and obviously it's a probability algorithm. Okay, fine. And here, what we do is, according to the Bayes theorem, P A by B is equal to P B by A into PA by PB. And here is my posterior probability. This is my likelihood. This is my prior probability. And this is my evidence. So, such concepts I am going to use in the naive Bayes theorem. Okay. Especially to perform classification task. Okay. Classification. Okay. We are not doing regression here, क्योंकि probability outcome based है, and we do have certain outcomes. Okay, certain outcomes. तो हम जो है फॉर क्लासिफिकेशन बेस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड बेस थ्योरम में भी डिफरेंट टाइप्स की अल्गोरिदम्स हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था। एक तो हम नेव बेस, उसको नेव बेस बोलते हैं ना, नेव बेस। एंड हमारे पास गॉसियन है, हमारे पास जो है मल्टीनोमियल है, ठीक है, एंड वी आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। तो डिफरेंट टाइप्स की नेव बेस अल्गोरिदम है, एज पर उनका जो यूज केस है वो बनाई गई हैं, ठीक। एंड यहाँ जो नाम है आपका नेव, नेव का मतलब ये था कि जो आपका डेटा है, ओके, डेटा में जो फीचर्स हैं, ओके, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऐसा मानना है, ठीक है। बेस थ्योरम के अंदर ऐसा मानना है कि ऑल द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फाइन, ठीक। तो हम इसके ऊपर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल्स फॉर इट, ठीक है। एंड कैसे अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम वो हमने देखा था। ऑलराइट, कोड कर रहे थे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं आपको बता रहा था। यू कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन हियर बेस थ्योरम। और प्रीवियस क्लास का ये डिस्कशन हुआ, जहाँ पर मैंने इरीज डेटा सेट लिया, एंड इरीज डेटा सेट लेने के बाद आई एम यूजिंग गॉशन नेम बेस, मतलब इरीज का डेटा सेट लोड करा, फिर उसको एक्स एंड वाई, दैट मीन्स ट्रेनिंग एंड द टारगेट बनाया, एंड देन आई वॉज यूजिंग दिस ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट। मैं रैंडम स्टेट 42 कर देता हूँ ताकि जो है मेरे पास आंसर बदले ना, ठीक है, इट विल नॉट चेंज आफ्टर ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर गॉसियन लिया। अब गॉसियन क्यों लिया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इरीज का डेटा सेट होता है, इरीज का जो डेटा सेट है, ठीक है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो फीचर्स होते हैं ट्रेनिंग के,
वो 4 होते हैं और एक टारगेट है आपके पास, ठीक है? वो जो टारगेट है आपका, दैट इज़ योर कैटेगरिकल इन नेचर। सो 1, 2, 3, 4 ये आपके ट्रेनिंग के फीचर्स हैं। ये जो है लेंथ्स हैं ये, क्योंकि जो इरीज का डेटा होता है वो फ्लावर का डेटा सेट है। तो फ्लावर की कॉन्फ़िगरेशन है ये चारों, लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, ठीक है ऐसा। तो पेटल और सेपल की लेंथ और विड्थ है यहाँ पे, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर टारगेट में लिखा है कि जो फ्लावर है वो वर्सी कलर है, वर्जिनी का है या सिटोसा है, ठीक है? ये आपके पास 3 क्लासेस हैं, ठीक है? कि वो कौन सा फ्लावर होगा। ऑलराइट, तो यही डेटा मैंने यहाँ पर कंसिडर किया गॉसियन के अंदर। अच्छा, गॉसियन भी क्यों लिया है? देखिए, गॉसियन नेव बेस इसलिए इसलिए लिया हमने क्योंकि आपके पास जो फीचर्स हैं यहाँ, ये सब न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, ये चारों न्यूमेरिकल हैं ये फीचर्स, और ये कंटिन्यूअस हैं। ये मैं समझा चुका हूँ आपको पहले, न्यूमेरिकल है साथ में कंटिन्यूअस है। ओके, तो जब न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस होता है ना, तो मतलब ऑब्वियसली न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस, न्यूमेरिकल डिस्क्रीट, दो टाइप के हैं आपके पास न्यूमेरिकल एंट्रीज। तो कंटिन्यूअस है ये, ठीक है? तो उसमें आप गॉसियन लगा सकते हो, और ये अज्यूम करके चलता है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट है सारे फीचर, ये अज्यूम करके चल रहा है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी गॉसियन, ऐसा अज्यूम करके चला जा रहा है, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने यही लगाया है, गॉसियन एनबी। डेटा को इसके अंदर पुटअप कर दिया, प्रिडिक्शन निकाला, और मैंने अपना स्कोर भी चेक कर लिया। दैट मीन्स आई एम गेटिंग 95% एक्यूरेसी फॉर द क्लासिफिकेशन। ये टास्क यहाँ पर परफॉर्म हुआ। ओके, फाइन। तो लेट मी शेयर। ओके, आपको अभी वो दिख नहीं रहा होगा कोड वाला पोर्शन। ओके, आपको अभी सिर्फ शीट दिख रही होगी, अब दिखेगा कोड। ऑलराइट, मैं साथ में उसको भी रिफर कर रहा था, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, ये था कोड, ठीक है? दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। By loading the arrays data, Yes. and then by dividing data into training testing, then training your model and taking the prediction, and this is the score, this is the accuracy which we are getting, that is 95%। तो चलो, ये गॉशन यूज किया। एक और डेटा सेट है जैसे लोड ब्रेस्ट कैंसर डेटा, वहां पर भी हमने गॉशन का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जो डेटा सेट है ये वाला, ब्रेस्ट कैंसर वाला, इसमें भी जो फीचर्स हैं वो आपके कंटिन्यूस फीचर्स हैं, न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, न्यूमेरिकल कंटिन्यूस हैं, तो यहाँ पर भी आपका गॉसियन यूज हो गया। अब यदि खास करके जो नेव बेस मैंने पढ़ाया था आपको, और ये समझाया था कि ये क्लासिफिकेशन का तो है, अभी बोला भी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है, वो है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो है ये आपका बेस थ्योरम है, ठीक है? मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसके पर्सपेक्टिव में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के। ओके, ऑलराइट। तो बात ये है कि कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे अपन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीनोमियल नेम बेस, है ना? गॉसियन नहीं लगाएंगे अपन, हम यूज़ करेंगे मल्टीनोमियल नेम बेस। और मल्टीनोमियल नेम बेस का जो यूज़ होने वाला है यहाँ, ठीक, आप देखेंगे डेटा लिया मैंने 20 न्यूज़ ग्रुप करके, मतलब ये आपका जो डेटा है इसमें आप देखेंगे कि टेक्स्ट मेंशन होगा आगे, शायद मैंने प्रिंट भी करवाया था आपके लिए, ठीक है? अभी यदि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए, ये 20 न्यूज़ ग्रुप का डेटा है, ये प्रिंट भी करवाया था मैंने, दिस इज योर डेटा, जिसमें यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह मैंशनड है, ठीक है? तो आपको यदि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है तो आपको मल्टीनोमियल नेम बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? गॉसियन नहीं चलेगा वहाँ पे। फाइन। तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेट जिसका नाम फेच 20 न्यूज़ ग्रुप है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? एंड आई एम यूजिंग काउंट वेक्टराइजर हियर, और काउंट वेक्टराइजर के बारे में जो है आपको पता है
ठीक है, मेरे प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि आप जो है कन्वर्ट करोगे टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में। ठीक है, टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में आप कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे इसका भी जो है एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक्स। ठीक, तो आप कह रहे हो काउंट वेक्टराइजर, काउंट वेक्टराइजर। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन भाई मेरा जो मॉडल है, मॉडल तो मैथमेटिकल है। ठीक है, मॉडल तो मैथमेटिकल है, तो भाई इसके पास जो एंट्री होनी चाहिए जब आप दोगे मॉडल को, जो क्लासिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए एंट्री। ठीक है, तो न्यूमेरिकल होनी चाहिए तो जाके क्लासिफाई कर पाएगा। आपके पास टेक्स्ट डेटा, यानी आपके पास जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार का है, लेट अस अज्यूम ये ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर है टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख रखा है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट बोलें या कोई भी एक क्लासीफायर ले लें, जैसे सेंटीमेंट में बोल रहा हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ऐसा करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा है, यानी कोई स्टेटमेंट लिखी है, उसका सेंटीमेंट है पॉजिटिव। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखी है, उसका सेंटीमेंट है नेगेटिव। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखी है, उसका सेंटीमेंट है न्यूट्रल। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखी है। तो हमें काउंट वेक्टराइजर में क्या करना पड़ता है? काउंट वेक्टराइजर ये एक ऐसी टेक्निक है, ये क्या करेगा, जो आपका पूरा ये जो डेटा है, ठीक है, उसमें जितने भी रोज हैं आप देख पा रहे हैं, उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ओके, वट एवर बी द स्टेटमेंट विच आर रिटन, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, फाइन, क्या होगा, इनका जो है हम यूनिक वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई यूनिक वर्ड्स। ओके, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और यूनिक वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको कॉलम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपको जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सेंटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूनिक वर्ड्स प्रेजेंट इन दम, और फिर आपको क्या करना है, उन सारे यूनिक वर्ड्स से आपको एक नया डेटा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है आपने माई नेम इज, तो जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये रहा माई, फिर होगा नेम, फिर होगा इस, फिर होगा निर्मल, फिर वगैरह वगैरह यूनिक वर्ड्स हैं, और यहाँ पर है सेंटीमेंट। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ठीक है, और यदि किसी स्टेटमेंट में, ठीक है, यदि किसी स्टेटमेंट में जो भी वर्ड्स होंगे, बस उनके आगे आपको वन करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले स्टेटमेंट में माई वर्ड है, ओके, तो उसको आपको वन करना है, रस्ट को आपको जीरो करना है। ठीक है, तो जहां जहां वो रेस्पेक्टिव वर्ड आ रहा है उसको वन करो, और बाकी सबको क्या करो, जीरो करो। ये काम करता है काउंट वेक्टराइजर। ठीक है, फाइन, यानी मैंने टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड यही चीज मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, कोड के अंदर भी आपको मैंने क्लियर करा था। ठीक, ये है मेरा काउंट वेक्टराइजर का एक एग्जाम्पल, जहाँ पर देखिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज द सेकेंड डॉक्यूमेंट, दिस एंड दिस इज द थर्ड वन, इज दिस द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ऐसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे, दीज आर द सर्टेन सेंटेंसेस विच आई हैव रिटन। ओके, और ये सेंटेंसेस लिखने के बाद क्या हुआ है, कि मैंने काउंट वेक्टराइजर लिया, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, काउंट वेक्टराइजर के अंदर दे दिया ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ताकि आप फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यानी आई हैव गिवन दिस डेटा इनटू माय काउंट वेक्टराइजर एंड आई एम आस्किंग टू कन्वर्ट इट इनटू योर व्हाट, न्यूमेरिक्स। ठीक है, मैं उसे काउंट्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, टोकन काउंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कौन सा वर्ड कितनी बार आया वो मैं काउंटिंग कर लूंगा। ठीक है, फाइन, ये मैं करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो भाई ठीक है,
आपको यहाँ पर दे दिया, एंड देन व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, अब देख लीजिए यहाँ पे, देने के बाद मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ कि भाई वोकेबलरी प्रिंट करो और मुझे वो काउंट की मैट्रिक्स भी प्रिंट कर दो। तो भाई हमने ये जो है, एक तो वोकेबलरी है, ये वोकेबलरी प्रिंट हुई है, और फिर ये पूरा की पूरा जो है टोकन काउंट प्रिंट हुई है। तो मेरे पास जो वोकेबलरी है, ये देखिए, एंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट इज वन सेकेंड थर्ड एंड दिस, ये आपके पास 4 सेंटेंसेस थे। ठीक है, आपके पास कॉर्पस में या डॉक्यूमेंट में 4 सेंटेंसेस थे। इन 4 सेंटेंसेस में यूनिक वर्ड कौन कौन से थे? अब जैसे जैसे दिस है, तो दिस हो गया, इस हो गया, द हो गया, फर्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। अब दिस वापस आ रहा है, तो ये यूनिक नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट यूनिक, फाइन, ओके, ये यूनिक नहीं है। आप ऑलरेडी से कंसिडर कर चुके हो, है ना? फिर डॉक्यूमेंट भी आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, इस भी कर चुके हो, द भी कर चुके हो, सेकंड यूनिक हो गया। ठीक है, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी यूनिक वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ आप। यहाँ पर यही काम किया गया है, ये रहा, ये मैंने लिस्ट बनाई उसकी, जो यूनिक वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, टोकन काउंट्स करें। टोकन काउंट्स का मतलब क्या है? जैसे पहले वाला सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस में क्या है कि दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। जो दिस है भाई, मतलब मैंने ये जो लिस्ट बनाई है, ये जो लिस्ट बनाई है इसमें एंड पहले आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, मतलब मेरे इस सेंटेंस में एंड तो आ ही नहीं रहा है, इस मेरे सेंटेंस में एंड नहीं आ रहा, तो जीरो। ठीक है, डॉक्यूमेंट आ रहा है क्या? लेट अस चेक, डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये देखिए, डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो मैंने उसको वन कर दिया। फर्स्ट भी आ रहा है, इसको भी वन कर दिया। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं ये जो लिस्ट बना रखी है, ये पूरी, ये जो लिस्ट है यहाँ पर लिखा है एंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट इज वन, तो जहां जहां पर वो वर्ड आ रहे हैं मैं उनको वन कर रहा हूँ, बाकी को जीरो कर रहा हूँ। ये तो मैंने पहला वाला सेंटेंस चेक करा। अब मैं दूसरा वाला सेंटेंस चेक करूंगा। सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखोगे, दिस डॉक्यूमेंट इज द सेकंड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो भाई क्या हुआ, आप यह देखेंगे जो डॉक्यूमेंट लिखा है ना, इसको मैंने 2 कर दिया, क्योंकि मेरे सेंटेंस में डॉक्यूमेंट 2 बार आया। ठीक है, तो वट एवर बी द नंबर ऑफ टाइम्स आई एम काउंटिंग द वर्ड्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज अपियरिंग, तो मैं अपने काउंटिंग के हिसाब से ही जो है यहाँ पर उसको क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये टास्क परफॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं काउंट वेक्टराइजर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आगे और क्या लिखा गया है, ये क्या है? अब जैसे 08, 03, 06, इसका मतलब क्या है? आई एम प्रिंटिंग द यूनिक वर्ड्स इन द कॉर्पस, दैट मीन्स गेट फीचर नेम्स आउट, ये तो मैंने कर ही दिया। मैं वेक्टर वैल्यू भी प्रिंट कर रहा हूँ, आई एम प्रिंटिंग द वेक्टर वैल्यू। वेक्टर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये कनोटेशंस हैं जो हर एक वर्ड को दिए गए हैं। ठीक है, फॉर एवरी वर्ड आई हैव गिवन सम अनोटेशंस। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर कितनी काउंटिंग हो गई है देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके 6, एंड देन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21, ऐसे करके 21 जो है वो काउंटिंग आई है मेरे पास। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स को भी काउंट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 20 हो सकता है मेरी काउंटिंग में मिस हो गया हो, तो यहाँ पर 22 है, तो उसी तरीके से आई गेस यहाँ पर भी 22 ही है। ठीक है, ये भी 22 ही है। ओके, उसके बाद क्या करा है उन्होंने, ये 0,8, ठीक है, 0,8, 0,8 बोले तो ये पहला जीरो मतलब पहला वाला सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जीरो। ठीक है, इसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट करा, फिर मैं इसको 1s से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं सेकंड से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं थर्ड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो पहला सेंटेंस और 8, ठीक है, 0,8, 8 जो है, अब ये इसने रिप्रेजेंट करा है किसको, इसको, दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस कहां पर है, दिस कहां पर है? तो देखिए, ये मेरी पूरी की पूरी लिस्ट बनी है। ठीक है, ये मेरी आइटम्स की पूरी लिस्ट बनी है, वर्ड्स की लिस्ट बनी है।
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो दिस है वो 8वें नंबर पर है यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, 0 का मतलब पहला वाला सेंटेंस, 8 का मतलब कौन से नंबर पे वो वाला शब्द है जो आपके सेंटेंस में आया है। ठीक है, तो दिस आया है आपके सेंटेंस में पहला शब्द, ये 8वें नंबर पर है लिस्ट में, तो हमने क्या करा है 0,8 कर दिया। अब अगला जो वर्ड है आपके सेंटेंस में वो है इस, तो इस कहां पर आया है देखते हैं। इसने लिखा है 0,3, तो ऑब्वियसली 0 तो हो गई ना, अभी तो अपन फर्स्ट वाले सेंटेंस पे ही काम कर रहे हैं। ओके, तो वो होगा ही। ऑल राइट, ठीक है। तो भाई क्या है यहाँ, जो है आपने देखा कि ये रहा इस, तो इस जो है वो 0 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पर है, तो उसने 3 कर दिया। तो देखिए हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, कंफ्यूज मत करना, है ना। ठीक, तो इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0। फाइन, तो यहाँ पर 0,8 0,3 ये अनोटेशंस हैं। ठीक है, दीज आर द अनोटेशंस। और मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूं कि भाई देखिए, एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना है मुझे, टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि आप उसे किसी एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है वो करें। ठीक, तो क्या अप्रोच लगाएगी, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब टेक्स्ट को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लेकर आऊं। तो उन्होंने यहाँ पर काउंटिंग करने का एक प्रोसेस बताया। ठीक है, आप काउंटिंग कर लो, और काउंटिंग करने के हिसाब से फिर जो भी आपका हो पा रहा है यहाँ, ठीक है, वो आप मेंशन कर दो। ठीक, तो भाई मैंने पहले तो ये वेक्टर अनोटेशंस बनाए हैं, और ये मेरी लिस्ट के अनुसार ही बने हैं, और इसी लिस्ट के अनुसार ये मेरी काउंट वेक्टराइजर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये बन गई है। एंड देन फिर क्या हुआ है, आप काउंट वेक्टराइजर करने के बाद आप डेटा को मल्टीनोमियल के अंदर दे दो क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो कर देगा क्लासिफाई। ठीक है, इट विल डू फाइन। तो टारगेट को कोई हाथ मत लगाइए आप, टारगेट जैसे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, यदि टारगेट जो उसको कुछ मत करना, सिर्फ मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, जो मेरे फीचर्स हैं, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है, ये कॉर्पस है, इसको आपको क्या है कन्वर्ट करना रहेगा। इसको आप काउंट वेक्टराइजर के माध्यम से मैथ्स के अंदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, और बहुत ही आसान है, आपने देख लिया समझ लिया, कोई भी टफ काम नहीं है यहाँ पर। वो काउंट वेक्टराइजर सबसे सिंपलेस्ट आप बनते हुए देख रहे हैं। मल्टीनोमियल लगा दिया, मल्टीनोमियल लगाने के बाद मेरा मॉडल ट्रेन कर हो गया, मैंने उससे प्रिडिक्शन भी कर लिया, और स्कोर भी प्रिंट करवा दिया, मेरे को 82% की एक्यूरेसी आ रही है। अब क्या है कि ये जो आपके नेव बेस्ड थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं, ये आपके बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं क्लासिफिकेशन का। ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स मॉडल है ये, लेस वेरी लेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लगी और मतलब वही प्रोबेबिलिटी वाला मैथ्स लगा है, और कुछ नहीं लगा यहाँ पर, अलग से कोई काम नहीं किया गया हमने। ठीक है, तो दे विल गिव द क्विक रिजल्ट्स। ओके, जितना भी बड़ा डेटा सेट हो, बजाय इसके यदि आपको क्लासिफिकेशन करना हो और कोई दूसरे एल्गोरिदम यूज करना हो, जैसे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर यूज करना हो, चाहे आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना हो, चाहे आपको डिसीजन ट्री यूज करना हो, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीक्यूट, उनको यदि यूज करना हो तो भाई टाइम लगेगा, ये टाइम नहीं लगाता। ठीक है, ने बेस्ड थ्योरम क्विक है। ऑलराइट, बात समझे इसकी। तो भाई अभी आपने यूज करा मल्टीनोमियल, नहीं बेस क्लासिफिकेशन करा। एक टेक्निक और है जिससे आप वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हो न्यूमेरिक्स के अंदर, वो होती है टीएफ आईडीएफ। ये भी फेमस टेक्निक है, काउंट वेक्टराइजर की ही तरह है, ये भी फेमस टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं टीएफ आईडीएफ, यानी टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। हो सकता है इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाए कि टीएफ आईडीएफ क्या होता है। जो लोग एनएलपी पर काम करते हैं भाई, उनको तो बिल्कुल जानकारी इन बातों की होती है, होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो टीएफ आईडीएफ, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या होती है सर। ठीक है, तो भाई देखिए, आपको अगेन डेटा जो है हमने आपको दे दिया है, यहाँ पर ये डेटा है आपके पास। फाइन, एंड बना ही लिया हमने डेटा अपनी तरफ से। ओके, और डेटा बनाने के बाद फिर क्या किया है,
नेक्स्ट हमने TF-IDF कॉल कर लिया और डेटा को TF-IDF के अंदर दे दिया। जैसे हमने काउंट वेक्टराइजर के अंदर दिया था वैसे ही हमने TF-IDF के अंदर डेटा दे दिया। ठीक है, अब इसकी मैथ्स में बताना चाहूंगा। काउंट वेक्टराइजर की तो बता दी कि उसने कैसे अनोटेट करा ये, और फिर ये मैट्रिक्स कैसे बनी है। TF-IDF की क्या मैथ्स होती है इसके बारे में मुझे आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो पहले अपन एक एक शब्द पर नजर डालें, ठीक है, वो जरूरी है। ठीक, सो लेट मी शो यू हियर अबाउट TF-IDF। ठीक, तो TF-IDF कह रहा है कि TF-IDF TF-IDF कह रहा है आई एम के, अच्छा ये गजब ही है ये पेन। ठीक, लेट मी टेक दिस थिंग। So it is saying that term frequency, that is TF, and IDF is inverse document frequency, ऐसा कह रहा है वो। टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ है, आप हमें बता पाएंगे? लिखने में ऐसा आता है TF-IDF। आपने अभी काउंट वेक्टराइजर हमें समझाया जिसमें आप ये कह रहे थे कि सर आपका जो कॉर्पस है या जो डेटा है जिसमें टेक्स्ट है, आप उसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और लॉजिक क्या लगाया आपने? कोई कठिन लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी थी वर्ड्स की कि वो सेंटेंस में कितनी बार आया। तो आपने यूनिक वर्ड्स निकाले और काउंटिंग करे सेंटेंसेस की, उसकी मैट्रिक्स बना दी। यहाँ क्या कर रहे हो? टर्म फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, टर्म फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, लेट अस सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से चलता है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे चलता है। तो लेट अस सपोज कोई एक वर्ड है, आई एम टेकिंग अ नेम ऑफ अ वर्ड एज मशीन, ये लिया मैंने मशीन। तो ये वर्ड उस एक एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है? A word machine is coming how many number of times in a document? कितनी बार आ रहा है? इसको मैं लिख के बता रहा हूं आपको। How many times a word machine came into a document? That is called as term frequency. यहाँ मशीन एक टर्म है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितनी बार आया। जैसे कि भाई मान के चलिए ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज का डॉक्यूमेंट है, आप मान के चलिए ओनली वन पेज डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। इस पेज में मैंने काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड है मशीन, जो लेट अस सपोज एक ही बार आ रहा है, ठीक है, एक ही बार आ रहा है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और एक ही पेज था, तो मैं उसको 1 बाय 1 बोल दूंगा। यदि कई पेजेस होते, मान लो इस डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस होते हैं, तो मैं उसको 1 बाय 10 कर देता, यानी कि 10 पेजेस में ओनली वन टाइम ये वर्ड आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1/10। ऐसा मैं जो है उसको मार्क करता। और यहां पर आप देखिएगा एक्सप्लेन किया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड, जो कि डॉक्यूमेंट है, अपीयर्स इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कितनी बार कोई भी शब्द किसी डॉक्यूमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज 4। तो देख लीजिए, आपके पास आपके पास ये पहला वाला सेंटेंस है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। उसमें आप ये देखेंगे कि कितनी वर्ड्स हैं यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। ये देखिए आप, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, ये कह रहा है 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स आर देयर।
ठीक है, लेट अस सपोज, यहाँ सपोज करने वाली बात ही नहीं है, तो क्लियर दिख रहा है कि 5 वर्ड्स हैं वहां पे, उस सेंटेंस में 5 वर्ड्स आर देयर। इन 5 वर्ड्स में एक वर्ड है डॉक्यूमेंट, वो कितनी बार आ रहा है? तो ये आपका पूरा के पूरा कॉर्पस है, ये आपका पूरा के पूरा अभी डॉक्यूमेंट है वन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये आपका। ठीक है, उसमें ये वर्ड डॉक्यूमेंट कितनी बार आ रहा है? तो ये आ रहा है 1 बार, तो 1/5, ये कहलाती है टर्म फ्रीक्वेंसी। दिस इज टी, यानी वो शब्द पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टर्म फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपसे यही कहा था कि भाई लेट अस सपोज कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, अच्छा मैं कुछ इस तरीके से डील कर रहा था यहाँ पर समझाते वक्त। ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ एक्सप्लेन करते वक्त ये बोला, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा रहा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि हाउ मेनी वर्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट डॉक्यूमेंट, और उसमें आपका जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है। तो इसने इसको 4 मान रहा है, इसको 4 लिख रहा है, लेकिन मेरे को ये चीज सही नहीं लगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 5, पहले वाला जो सेंटेंस है या पहला वाला जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या पहला वाला जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो भी आप कहना चाहेंगे, उसमें 5 वर्ड्स हैं, और मुझसे पूछा गया कि ये बताइए कि डॉक्यूमेंट की टीएफ कितनी है, टर्म फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब ये शब्द इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है। तो भाई मेरे पास 5 शब्द हैं इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट मेरे पास 5 शब्द हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1/5 टाइम्स। ठीक है, 1/5 आएगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। यदि 2 बार आता तो 2/5 लिखता, अभी एक बार आ रहा है तो 1/5 लिख रहा हूँ, ये इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी है। और इन अब ये तो टर्म फ्रीक्वेंसी हुई, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज आईडीएफ। ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे दो चीजों को कंसिडर करना है, दो चीजों को, वो है, आप देखेंगे यहां लिखा था हमने टी एफ आई डी एफ, तो 2 थिंग्स आई नीड टू कंसिडर, ये और एक ये, टी एफ आई डी एफ। ठीक, तो टर्म फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपसे बोला कि कोई भी वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में वो शब्द, जैसे पहला वाला डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें वो कितनी बार आ रहा है, तो भाई हमारे पास 5 वर्ड्स थे, 1 टाइम आ रहा था, तो 1/5, तो ये टर्म फ्रीक्वेंसी हुई। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये अलग चीज है, इसके लिए भी आपको एक फॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कॉर्पस, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं कॉर्पस में, हाउ मेनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर। ठीक है, यानी कितने सेंटेंसेस हैं, 1 2 3 4, 4 सेंटेंसेस है आपके पास, और इसमें ये शब्द डॉक्यूमेंट ये कितनी बार आ रहा है, तो मतलब किन किन सेंटेंसेस में आ रहा है, तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यानी आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स, इन 3 डॉक्यूमेंट्स आई एम हैविंग दिस वर्ड, तो ये कहलाती है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा कहलाती है। और टीएफ आईडीएफ का मतलब ये होता है कि टीएफ को आईडीएफ से मल्टीप्लाई करो, यू हैव टू मल्टीप्लाई टीएफ with IDF, this will give you the numerical value of that particular word। उस वर्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। काउंट वेक्टराइजर में तो हमने बहुत सिंपल काम करा था, हमने सिर्फ काउंटिंग कर ली थी कि वो शब्द जो है आपके डेटा में कितनी बार आ रहा है, और डेटा बोले तो एक एक सेंटेंस आपने कंसिडर करा, तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग वो कितनी बार आ रहा है, ये हमने काम करा था। और यहाँ पर हम टी एफ आई डी एफ में क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पर हम जो है पहले उस वर्ड की टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली कि वो शब्द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, तो आपने निकाला था
दैट केम टू बी लाइक 1/5, यानी 5 वर्ड्स थे, और एक बार वो आ रहा था। मल्टीप्लाई बाय, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? भाई मेरे पास ऐसे जो हैं 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें वो शब्द किन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है? तो वो शब्द जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट है, ये इसका टीएफ की वैल्यू निकली है 0.46 करके निकली है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और मैं बताऊं आपको। ठीक है, इफ यू डू सॉल्व दिस थिंग, ठीक है, यदि आप उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, लॉग भी है, एक चीज और भी है। 3/4 यहाँ पर लॉग लिख रखा फॉर्मूला में। तो फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन वो ये है, ये ऐसा, वो है कि टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3/4। नॉट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, ये नहीं करना, लॉग निकालना। ठीक है, लॉग ऑफ 3/4। ठीक है, तब आपको ये पर्टिकुलर कुछ वैल्यू मिलेगी जो ये बना रहा है, यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, वो तो खैर इसको आप छोड़िए, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। हियर यू आर गेटिंग 0.69, 0.469, ऐसा करके। ठीक, तो यदि मैं आपको फिर से समझाऊं इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और हमें जो है बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। ठीक, और ध्यान में कुछ ऐसे रखना है कि भाई देखिए, मेरे पास सेंटेंसेस हैं, मतलब मेरे पास एक डेटा है, पूरा डेटा। इस डेटा में मेरे पास एक सेंटेंस है, माय नेम इज निर्मल। मेरे पास एक और सेंटेंस है, आई एम योर टीचर। ठीक है, ये मेरे पास एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। आप यदि देखें कि सेंटेंस नंबर 1 में 4 वर्ड्स हैं, सेंटेंस नंबर 2 में भी 4 वर्ड्स हैं, दोनों में 4 वर्ड्स हैं, और सारे वर्ड्स यूनिक हैं। ऑल वर्ड्स आर यूनिक इन नेचर। अब यदि कोई मुझसे बोले कि आप माय की जो है वो निकालो, ठीक है, टीएफ आईडीएफ निकालो इसका, माय का। ठीक है, तो माय का टीएफ आईडीएफ क्या होगा? हम ये कहेंगे कि टर्म फ्रीक्वेंसी, माय की टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ माय? टर्म फ्रीक्वेंसी यदि मुझे निकालना है तो मुझे पहला वाला सेंटेंस ही अभी पिकअप करना पड़ेगा। पहले वाले सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, माय एक बार आ रहा है, तो 1/4, ये उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी हो गई। माय की जो टर्म फ्रीक्वेंसी है वो 1/4। ओके, एंड इसकी आईडीएफ क्या है? इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन लॉग बाय ऑफ हाउ मच, हाउ मच इट विल बी, एक लॉग, सेंटेंस में प्रेजेंट। हाँ एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट है, या टोटल 2 सेंटेंसेस है, तो दैट विल बी लॉग ऑफ 1/2। टोटल तो 2 सेंटेंसेस है ना, और एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट है ये, तो वो log ऑफ 1/2 ऐसी हो जाएगी। एंड ओवरऑल क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ड माय? दैट विल बी टीएफ इनटू आईडीएफ। ठीक है, तो टीएफ आया है 1/4, आईडीएफ आया है log ऑफ 1/2। ठीक है, कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो उसकी टीएफ आईडीएफ की वैल्यू होगी। किसकी? फॉर द वर्ड माय। ऐसा मुझे समझाना था आपको, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो या आप काउंट वेक्टराइजर का इस्तेमाल करो, चाहे आप टीएफ आईडीएफ का इस्तेमाल करो। ठीक है, वैसे टीएफ आईडीएफ ज़्यादा यूज़ होता है, इसके अलावा एनएलपी के अंदर कई और भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये वेक्टराइजेशन करने के लिए। जैसे एक होता है बैग ऑफ वर्ड्स, BOW, एक होता है डॉक टू वेक, ये भी होता है डॉक टू वेक, वेक टू डॉक। ठीक है, वेक टू डॉक, कई होते हैं। ठीक है, तो एनएलपी जब पढ़ाया जाता है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं।
ठीक है, वहां पर क्लियर होता है ये सब। ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने कोड के अंदर TF-IDF यूज करा और उससे भी बस काम वही है। ठीक है, काम वही है, TF-IDF यूज करो और लगा दो बेस थ्योरम, क्लासिफिकेशन कर दो। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, मल्टीनोमियल लगेगा है ना, तो हमेशा ध्यान देना कि आपको कौन सी वाली क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करनी है। ठीक है, यदि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना हो तो मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल नेव बेस। ठीक है, मल्टीनोमियल नेव बेस। और यदि आपको क्लासिफिकेशन करना हो जहां पर डेटा सेट में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो वहां पर गॉसियन नेव बेस। ठीक है, गॉसियन एनबी होगा। ठीक। एक और है यहाँ पर जो हमने यूज करी है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट नेव बेस। एक एल्गोरिदम और लगाइए, कॉम्प्लीमेंट नेव बेस एल्गोरिदम लगाइए। अभी जो कॉम्प्लीमेंट नेव बेस एल्गोरिदम है, ठीक है, वो यहाँ पर लगाई, उसकी भी एक्यूरेसी में मिली, एक बर्नौली भी है, बर्नौली नेव बेस। तो ये एल्गोरिदम्स क्या कर रही हैं, देखिए, हमने आपको पहले भी समझाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, जब मैं नेव बेस पढ़ा रहा था तब क्लियर करी थी बात। Multinomial naive Bayes is used for discrete count. That means, let's say we have a text classification problem and we can consider Bernoulli trial. That means it's one step further and word count occurring in the document. We have count how many words offer. तो भाई ये तो अपन ने करा मल्टीनोमियल में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ही अपन ने बात करी थी। बर्नौली कह रहा है, बर्नौली ये भी मतलब उसी की तरह थोड़ा सा मुझे लगता नजर आ रहा है, मल्टीनोमियल के लिए की जैसा ही कुछ लगते हुए नजर आ रहा है। द बर्नौली ने बेस, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, बर्नौली ये भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, that may have multiple features, but each one is assumed to be in a binary value। कई फीचर्स हैं उसमें लेकिन वैल्यू उनकी बाइनरी। ठीक है, बाइनरी वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपके पास बर्नौली में, ठीक है, बर्नौली ने बेस के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास कई फीचर्स हैं, ये डेटा है, इसके अंदर ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, कई फीचर हैं, और ये आपका टारगेट है। लेकिन जो फीचर्स हैं इनकी वैल्यूज है ना वो बाइनरी है, यानी कि 0 1 0 1 1 0 1 1 0 ऐसा करके बाइनरी वैल्यूज हैं इनकी। तो तब आप बर्नौली लगा रहे हो, ये कहने का मतलब है उसका, बर्नौली नेव बेस का। तो ये मैंने आपको एसकेलर्न की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये चीज दिखाई है, बर्नौली नेव बेस। ठीक है, ये बताइए। ऑलराइट, और मल्टीनोमियल में क्या था, मल्टीनोमियल नेव बेस में ऐसा नहीं था, उसने कहा कि टारगेट जो है मैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, खास करके बाइनरी क्लासिफिकेशन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं। ठीक, ये आपका मल्टीनोमियल नेव बेस के अंदर था। और बर्नौली में कह रहा है वो कि आप क्लासिफिकेशन तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिफिकेशन के लिए तो नेव बेस बनी हुई है, तो क्लासिफिकेशन तो आप कर रहे हो, हाँ, लेकिन जो उसमें फीचर्स हैं उनकी उनकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो बाइनरी है। मतलब ये गजब चीज हो गई, मतलब ऐसी है, यदि ऐसे फीचर्स हैं तो बर्नौली नेव बेस लगाओगे, यदि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो मल्टीनोमियल लगाओगे, और यदि आप न्यूमेरिकल, जैसे आपके पास फीचर्स में न्यूमेरिकल है, ये गॉसियन यानी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं आपके पास जो कि कंटिन्यूस इन नेचर है, तो गॉसियन लगाओगे। तो यदि न्यूमेरिकल फीचर्स हों और यदि वो डिस्क्रीट हो यानी 0 1 हो तो बर्नौली लगाओगे, और यदि वो कंटिन्यूस हो तो गॉसियन लगाओगे, और यदि वो टेक्स्ट वाला हो तो मल्टीनोमियल लगाओगे, ऐसा लगाओगे। ये वाली फेमस है। ठीक है, ये अपन लगाते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए खास करके। एक और जो मैंने बता दी वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाली, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखा गया है यहाँ, ठीक है, व्हाट्स रिटन इन द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द मॉडल वेट्स। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वाली जो है मेरे को खास करके ये लग रहा है ये एल्गोरिदम, देखिए, कॉम्प्लीमेंट नेव बेस,
क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट एनबी, ये वाली एल्गोरिदम। देखिए क्या होता है, क्लासिफिकेशन तो आपको यहाँ भी करना ही है, ठीक है, यू हैव टू डू द क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसमें एक चीज पे ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि यदि आपका टारगेट अनबैलेंस्ड डेटा हो, अनबैलेंस्ड हो, जैसे कि मान के चलिए आपको क्लासिफिकेशन करना है यस का और नो का, और मान लीजिए यस की एंट्री 80 है और नो की एंट्री 20 है, ये अनबैलेंस्ड डेटा है, ठीक है, यानी कि आप एक डेटा सेट बना रहे हो, ये आपका एक डेटा सेट बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो y है, ये जो y है, मतलब सॉरी ये टारगेट है, तो टारगेट में आपके पास y y y y ज्यादा है और नो की एंट्री बहुत कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अनबैलेंस्ड डेटा हो गया। और अनबैलेंस्ड डेटा में ये कॉम्प्लीमेंट ने बेस क्या करता है, ये जो अप्रोच इस्तेमाल करता है कि भाई देखो डेटा में अनबैलेंसिंग है, और क्योंकि डेटा में अनबैलेंसिंग है तो अनबैलेंसिंग तो नहीं चलेगी, ठीक है, अनबैलेंसिंग नहीं चलेगी, ठीक है, फाइन, तो अब मैं क्या करूं, अनबैलेंसिंग नहीं चलेगी तो हमने क्या करा कि कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन टारगेट्स को मैं वेट असाइन कर रहा हूं, यानी जिसके नंबर कम है, जिनके काउंटिंग कम है, उसको मैं बड़ा वेट असाइन कर दूंगा, हाई वेट, और जिसके नंबर ज्यादा है उसको मैं लो वेट असाइन कर दूंगा। मैं बोलूंगा देखो भाई तुम दोनों में अंतर है, ठीक है, यस ज्यादा है, नो कम है, ऐसा है, ठीक, तो डेटा अनबैलेंस्ड है, अब डेटा अनबैलेंस्ड है तो एक काम करता हूं मैं आपको कम वेट दे देता हूं, इसको ज्यादा वेट दे देता हूं, तो ऐसे में बैलेंसिंग करने की कोशिश करूंगा। ये टास्क आपका कॉम्प्लीमेंट नेब बेस करता है, ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नेव बेस जो होता है इट इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर इम्बैलेंस्ड डेटा, और उसमें भी क्या होगा, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच क्लास टू कंप्यूट द मॉडल वेट, मॉडल का, या हम वेट्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर वेट कैलकुलेशन का इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है, हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट एक वेट कैलकुलेशन का इन्होंने डेटा बनाया है, ठीक है, और जिस भी क्लास का नंबर कम होगा उसकी काउंटिंग कम होगी, उसका वेट अपन बढ़ाएंगे, और जिस क्लास की नंबर ज्यादा होगा, जिसकी काउंटिंग ज्यादा होगी, उसका वेट अपन कम करेंगे। वो क्यों करा ऐसा, वो इसलिए करा भाई कि आपकी जो इम्बैलेंसिंग है डेटा के अंदर, उसको मैं जो है बराबर कर सकूं, ठीक है, उसको मैं मैप कर सकूं, इसलिए भाई मेरे को इम्बैलेंसिंग जो है वो दूर करने के लिए ही मैंने वेट असाइन करेगा है। ये कुछ मैथ्स है यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है, ठीक, तो खैर हमको एक कॉमन लॉजिक समझना था, वो हमने देख लिया। तो मान लीजिए कि आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है और आपको इम्बैलेंस्ड डेटा दे रखा है, तो इम्बैलेंस्ड डेटा के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट नेब बेस लगानी पड़ेगी, यूज दिस एल्गोरिथम CNB, ठीक है, ये आप लगा दीजिए। वैसे आप लगाते थे मल्टीनोमियल, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर यूजिंग, लेकिन आप मल्टीनोमियल की जगह अभी काम करेगा कॉम्प्लीमेंट नेब बेस लगा देना, ओके, तो दिस विल हेल्प, आपका टास्क कर देगी, ठीक है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड बेसिक कोड्स भी होंगे, ठीक है, आई गेस मैंने तो खुद ही इंक्लूड कर रखा है कोड तो, ठीक है, ये रहा मेरा कोड कॉम्प्लीमेंट एनबी का, कॉम्प्लीमेंट नेब बेस का, ठीक है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट नेब बेस लगाया है और ये हमारे पास एक्यूरेसी आई है टेक्स्ट डेटा में, हमने काम किया, ठीक, फाइन, तो इस तरीके से जो है हम रीच कर पाए हैं, बाकी तो कोई ऐसा खास नहीं है कैटेगरिकल। एक ये मल्टीनोमियल लेबेस था भाई, ये इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये मैंने बता दिया मल्टीनोमियल लेबेस, ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कौन सी एल्गोरिदम किस डेटा के लिए सूटेबल है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बाकी कोई इशू नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये ने बेस एल्गोरिदम जो है वो यूज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। और हमेशा आप ये याद रखिएगा, जब कभी भी मेरे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, तो भाई मैं दूसरी भी एल्गोरिदम लगाता हूँ मशीन लर्निंग की, लेकिन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए दमदार जो एल्गोरिदम्स हैं वो यही मानी जाती है। ने बेस की मल्टीनोमियल ये लगाई जाती है। हाँ, उसमें यदि डेटा इम्बैलेंसिंग हो तो आपको यहाँ उन्होंने सुझाव दे रखा है कि आप कॉम्प्लीमेंट ने बेस लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, यहाँ से आप स्कोर या एक्यूरेसी निकाल लेना कितनी आ रही है। ये दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक है, फाइन। तो भाई यहाँ आपका सुपरवाइज्ड का पोर्शन खत्म हुआ पूरा। ठीक है, यहाँ आपकी जो सुपरवाइज एल्गोरिथम्स मुझे पढ़ानी थी वो मैंने यहाँ पर पैचअप करी है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।